रामपुर के स्वाटांडा सीट पर चुनाव को लेकर क्या है चर्चा? क्या छोटे बेटे की सीट खाली हुई तो बड़े बेटे या बहू को मिलेगी? क्या है चर्चा? हम इस बात की चर्चा करेंगे। यह भी जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में डीजीपी को लेकर क्या हुआ है। कार्यवाहक डीजीपी तो बनाए गए, लेकिन टॉप पुलिस अधिकारियों में बड़े बदलाव हैं। क्या है ये बदलाव, ये भी आपको बताएंगे। और साथ साथ अब जबकि लखनऊ और कानपुर जैसी सीटें महिलाओं के लिए नगर निगम में सुरक्षित हो गई हैं, यानी कि मेयर के लिए, तो कैसे अब बड़े नेताओं ने अपनी पत्नियों और अपनी बेटियों के लिए लॉबिंग शुरू कर दी। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो एक बेटे को विधायकी से अयोग्य करार दिए जाने के बाद क्या आजम खान अपने दूसरे बेटे या बहू पर दांव लगाएंगे? रामपुर की स्वाटांडा सीट खाली हो चुकी है और स्वाटांडा सीट पर 10 मई को चुनाव होंगे। लेकिन कयासबाजी अभी से शुरू हो गई कि अब्दुल्ला आजम के विधायक नहीं रहने पर क्या इस बार भी आजम खान परिवार के बाहर का कोई चेहरा लाएंगे? बिल्कुल साफ है कि तय तो आजम खान ही करेंगे। पार्टी यहां कुछ नहीं करेगी, क्योंकि यह सीट आजम खान की है और इसमें समाजवादी पार्टी की तरफ से शायद ऐलान भी न हो। यह ऐलान भी हर बार की तरह आजम खान ही करेंगे। लेकिन इस बार दबे स्वरों में चर्चा यह हो रही है कि आजम खान ने 2 बार परिवार के बाहर एक ही शख्स को चुनाव लड़ाकर देख लिया है, लोग नहीं पसंद कर रहे। तो क्या सचमुच इस बार अपने बड़े बेटे को अब्दुल्ला आजम की जगह चुनाव लड़ा सकते हैं? इसकी चर्चा खूब है। सिर्फ बेटा ही नहीं, बल्कि बहू भी चुनाव लड़ने को आतुर रहती है। उन्होंने पिछली बार भी कहा था कि अगर आजम साहब चाहेंगे और आजम साहब की इच्छा होगी तो मैं भी चुनाव लड़ सकती हूं। यानी कि उनकी बड़ी बहू ने पहले संकेत दे रखा है कि अगर जरूरत पड़ी तो परिवार के लिए वो चुनाव लड़ेंगी। लेकिन आखिर कोई ना कोई ऐसी बात जरूर है जिसकी वजह से आजम खान ने अपने बड़े बेटे या बहू की जगह हमेशा परिवार के बाहर का कोई चेहरा पसंद किया है। लेकिन अब जबकि वो खुद भी नहीं है, उनकी पत्नी भी चुनाव में नहीं है, उनका बेटा भी अयोग्य हो चुका है, ऐसे में क्या वो स्वाटांडा सीट किसी और को देंगे, किसी और के लिए कैंपेनिंग करेंगे? इस पर संशय मचा हुआ है। जानने वाले बताते हैं कि आजम खान आखिरी वक्त तक अपने पत्ते नहीं खोलते और वो अपने पत्ते अपने समर्थकों के बीच में भी नहीं खोलते। और यही वजह है कि पिछली बार जब दोनों बार उन्होंने चाहे वो लोकसभा के लिए या फिर रामपुर सदर के लिए जब चेहरे का ऐलान किया तो किसी को पता भी नहीं था और इसी वजह से विरोध भी खूब हुआ। इस बार जो चर्चा है या फिर जो बातें हैं वो ये कि इस बार आजम खान शायद अपने बड़े बेटे या बड़ी बहू पर दांव लगाएं। अब देखना यह है कि क्या इस बार उनका यह दांव चल पाता है या नहीं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की भी चाहती है कि स्वाटांडा की सीट वो लड़े। हालांकि वो अपना दल के कोटे में वो सीट है, लेकिन अपना दल, अगर हम अपना दल के सूत्रों की बात करें तो अपना दल इस सीट को लेकर ओपन है कि अगर बीजेपी ये सीट चाहेगी या मांगेगी तो वो बीजेपी को बड़ी आसानी से ये सीट दे सकती है। दूसरी तरफ इस सीट पर दावा नवाब परिवार का है। हमजा, जो कि नवाब परिवार के रामपुर के नवाब के बेटे हैं, उन्होंने पिछला चुनाव अपना दल एस की टिकट पर लड़ा था और लगभग 60,000 वोटों से वो चुनाव हार गए थे। उनके सामने अब्दुल्ला आजम थे। इस बार भी नवाब परिवार चाहता है कि ये सीट उन्हें दी जाए और अपना दल ये चुनाव लड़े। वहीं दूसरी तरफ नवाब को यह भी उम्मीद है कि अगर बीजेपी उन्हें टिकट दे दे तो भी वो बीजेपी से चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन बीजेपी ने भी अपने पत्ते नहीं खोले और दबे स्वरों में जो इस वक्त बीजेपी के भीतर से चर्चा है वो जया प्रदा को लेकर के भी है कि अगर जया प्रदा यहां से चुनाव लड़ने की इच्छा करें और पार्टी अगर तैयार हो तो यह सीट बीजेपी के लिए मुफीद हो सकती है। और जानने वाले भी जानते हैं कि स्वार यानी स्वाटांडा ऐसी सीट है जहां हिंदू और मुस्लिम जो आबादी का प्रतिशत है वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में सीधे सीधे झुका हुआ दिखाई देता है। ऐसे में रामपुर को अच्छे से जानने वाली जया प्रदा इस सीट से चुनाव लड़ सकती है। लेकिन बीजेपी ने भी अभी कोई पत्ता नहीं खोला है
और ना ही बीजेपी बहुत ज्यादा उत्सुकता फिलहाल दिखा रही है। ऐसे में नजरें दोनों ओर लगी हैं कि आजम खान क्या करेंगे और बीजेपी का अगला दांव क्या होगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। तो आरके विश्वकर्मा उत्तर प्रदेश के नए कार्यवाहक डीजीपी बन गए। आज उन्होंने पुलिस मुख्यालय जाकर अपना पदभार संभाल लिया। लेकिन जब हम डीजीपी शब्द के पहले कार्यवाहक शब्द लगा रहे हैं तो इसका अर्थ समझिए। दरअसल उत्तर प्रदेश में कोई भी फिलहाल प्रॉपर डीजीपी नहीं है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को अपना एक डीजीपी मिलना एक बात है और कार्यवाहक डीजीपी होना अलग बात है। और पिछले बार से यानी कि डीएस चौहान के वक्त से ही कार्यवाहक डीजीपी की एक प्रथा सी चल पड़ी है। डीएस चौहान डीजीपी रहे लेकिन कार्यवाहक डीजीपी के तौर पर रहे और अब जो नए बनाए गए हैं वो भी कार्यवाहक डीजीपी होंगे। यानी कि केंद्र ने प्रदेश ने केंद्र को नाम नहीं भेजा या केंद्र ने उसे अप्रूव नहीं किया, इसलिए ऐसे में कार्यवाहक डीजीपी अब कार्यभार संभाल चुके हैं। तो जी हां, उनका नाम है आरके विश्वकर्मा। आरके विश्वकर्मा 1988 बैच के आईपीएस हैं और 2 महीने का इनका कार्यकाल बचा है, यानी कि मई में ये रिटायर हो जाएंगे। अगर इन्हें एक्सटेंशन नहीं मिला तो ये रिटायर हो जाएंगे। अगर इनको एक्सटेंशन मिलना होगा तो इन्हें फिर प्रॉपर पूर्णकालिक डीजीपी बनाया जाना होगा। अब देखना है कि इसमें होता क्या है। लेकिन डीजीपी के अलावा कई और आज बदलाव हो गए। अगर आप देखें तो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार को डीजी लॉ एंड ऑर्डर बनाया गया और साथ साथ उनके साथ क्राइम कंट्रोल का भी जिम्मा डीजी क्राइम कंट्रोल के तौर पर भी होंगे। एमवी सावत को कारागार डीजी कारागार बनाया गया, डीजी जेल बनाया गया, जबकि आनंद कुमार को डीजी जेल से हटाकर उन्हें डीजी सहकारिता का पद दिया गया। लेकिन आरके विश्वकर्मा का नाम इसलिए भी अहम है क्योंकि चर्चा खूब चल रही है कि पहली बार, कम से कम कई सालों में पहली बार ओबीसी, और ओबीसी में भी जो बिल्कुल ही एमबीसी होती है यानी कि मोस्ट बैकवर्ड क्लास, उस बिरादरी से, उस वर्ग से आया हुआ कोई आईपीएस डीजीपी बना है। इसके पहले अगर आप देखें तो मुकुल गोयल, ओपी सिंह, अखिलेश यादव के समय में देखें तो जावेद अहमद, और जितने भी डीजीपी बने थे उसमें ओबीसी या दलित चेहरा कोई नहीं था। लेकिन चाहे सोशल मीडिया हो या फिर लोग जिस बात की चर्चा कर रहे हैं वो ये कि उत्तर प्रदेश में डीजीपी इस बार अति पिछड़ी जाति का बनाया गया है। तो इसमें बहुत संभावना है कि 2 महीने बाद इनके रिटायरमेंट का वक्त आ रहा है तो कहीं ऐसा ना हो, या हो सकता है कि इन्हें एक्सटेंशन देकर डीजीपी बनाया जाए। नजरें इस पर बनी रहेंगी। लेकिन इस वक्त पुलिस मुख्यालय में इस तबादले के बाद या इस बदलाव के बाद कई और बदलाव की उम्मीद की जा रही है। अब अगली खबर। यूं तो नगर निकाय के चुनाव को लेकर के आरक्षण का रोस्टर जारी हो गया, यानी कि चाहे नगर पंचायत हो या फिर नगर निगम हो, इन दोनों के लिए ओबीसी, दलित, महिला और सामान्य सभी कोटे की सीटें घोषित कर दी गई। अहम बात यह है कि कानपुर और लखनऊ ये दोनों पहले से ही नगर निगम के तौर पर महिलाओं के लिए आरक्षित थीं और इस बार भी ये महिलाओं के लिए आरक्षित रह गई। गाजियाबाद सीट भी महिला सीट के तौर पर आरक्षित हुई है। लेकिन कईयों के सपने टूट गए। सपने इसलिए क्योंकि बहुत सारे बड़े नेताओं को यह उम्मीद थी कि इस बार कानपुर का मेयर कोई मेल बन सकता है, कोई पुरुष बन सकता है, लखनऊ भी इस बार अनारक्षित हो सकती है और इस बार कोई ना कोई पुरुष इसका मेयर बन सकता है। और ऐसी ही चर्चा गाजियाबाद को लेकर थी। लेकिन तीनों सीटों पर अब महिला मेयर ही होंगी। अब इसके बाद जबकि कई बड़े नेता चाहते थे कि वो खुद यहां से मेयर का चुनाव लड़ें, अब
ज्यादातर लोगों ने अपनी लॉबिंग शुरू की है अपनी पत्नियों के लिए या अपनी बेटियों के लिए। लखनऊ में कई ऐसे नाम हैं बीजेपी की तरफ से जो चाहते हैं कि उनके, अब वो नहीं लड़ सकते तो उनकी पत्नी लड़ ले, और ऐसे तो कई नाम कानपुर में हैं जो अपनी बेटियों के लिए भी कानपुर के मेयर का सीट अब चाहते हैं। ऐसी ही चर्चा गाजियाबाद को लेकर है। कई नाम हैं लेकिन उनके नाम को लेना फिलहाल मेरे लिए ठीक नहीं है। लेकिन अब ये लॉबिंग शुरू हो रही है कि यहां पर किसी नेता की या तो पत्नी को या फिर किसी की बेटी को यहां से उम्मीदवार बनाया जाए। और ये सिर्फ बीजेपी के लिए नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के कई नेता भी इसी दौर में हैं जो ये ख्वाब देख रहे थे कि अगर लखनऊ की सीट या कानपुर की सीट अनारक्षित हो जाती है, इस पर मेल या फीमेल कोई लड़ सकता है, तो कई लोगों ने अपनी दावेदारी बना रखी थी। तो ये था आज का यूपी। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।